नमस्कार दोस्तों। कल वीडियो हमें अचानक रोकना पड़ गया था, कुछ काम आ गया था। आइए फिजिक्स का घटना चक्र पूर्वावलोकन पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, साइंस का यह दूसरा वीडियो है। आगे क्रम में ऐसे ही बनाते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें इससे प्रेरणा मिलेगी और मनोबल भी मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेखीय प्रसार गुणांक की बीमा के पावर -1 है, आयतन प्रसार गुणांक की बीमा के पावर -1 है। इन दोनों पर विचार करना है। एक और दो दोनों सही है, एक सही है परंतु दो गलत है, एक सही है परंतु एक गलत, दो सही है परंतु एक गलत है, एक और दो दोनों गलत है। इसमें एक और दो दोनों सही है। रेखीय प्रसार गुणांक की बीमा k-1 है, आयतन प्रसार गुणांक की बीमा k-1 होगी। आइए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। एक ही पदार्थ पर बने 4 तार जिनकी बीमाएं नीचे दी गई है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी? 1 मीटर लंबाई 2 mm व्यास वाला, 2 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm व्यास वाला, और 1 मीटर लंबाई तथा 1 mm व्यास वाला। तो यह होगा 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm व्यास वाला। आइए पढ़ते हैं ऐसा क्यों होगा। चूंकि चारों तारे एक ही पदार्थ के बने हैं, इसलिए इन सभी की अंग प्रत्यस्थता गुणांक बराबर होगी। y बराबर F/A बटा में डेल्टा L/L। ये समीकरण नहीं साधारण बनता है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बीपीएससी तो नहीं पूछेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदे का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंदे का गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन आते हैं। पानी की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है क्यों? क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव की बूंदे संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है? नहीं, तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है। ये भी नहीं। तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है? ये भी नहीं। तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, इसलिए तैरने लगता है। तेल का पृष्ठ या तल तनाव पानी के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैलने का कारण होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। नहीं, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगर पृष्ठ तनाव नहीं रहेगा और घनत्व का मामला आएगा तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तैरने लगता है। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी के पर तैरने लगता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के अंदर बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए फूला रहता है। आगे आते हैं, पढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब समय बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन को दो भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुले आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर सही होगा। छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा, जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? गुब्बारे का साइज में वृद्धि होगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब बाहर का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो फूट जाएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर वायु का घनत्व एवं दबाव कम हो जाता है, जिससे वायु के भीतर का दबाव बाह्य दबाव के संपर्क आने पर गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है। आवेशित जितना कीजिएगा उतना त्रिज्या बढ़ती जाएगी। आवेशित जैसे कि आप मान लीजिए सर्फ घोलते हैं किसी पानी में, सर्फ घोलते हैं जैसे जितना टहलाएंगे तो आवेशित होता है, तो उससे बुलबुला और बड़ा होता जाता है। आप देखते होंगे घर में प्रयोग करके, जब सर्फ डालेंगे बाल्टी में और उसको ज़्यादा हिलाएंगे तो बुलबुला उसका और बड़ा होता जाएगा। उसमें क्या होता है कि हम आवेशित करते रहते हैं उसको हिला के, इसलिए उसका बुलबुला बड़ा होता रहता है। प्रायोगिक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो किरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। सही है। कोई मृत्यु
पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, ये भी सही है। स्याही सुख पात्र यानी ब्लोटिंग पेपर काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों तरफ देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। कौन की परिघटना नहीं होती तो क्या होता है इन चारों में से? ये चारों शायद सही होंगे, देखते हैं आगे, हमको यही लग रहा है। 1, 3 और 4, 2 क्यों नहीं होगा भाई? 2 का क्या है? गुब्बारा नहीं है। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं करता, इसे हम अपनी बल लगाकर खींचते हैं इसलिए होता है, इसलिए 2 इसमें नहीं होगा। बाकी 3 केशिकत की परिघटना के कारण संपन्न होती है। आइए, बहुत बड़ा है, इस पढ़ने में टाइम लगेगा। निम्नलिखित में किस एक क्रिया के लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का उपचार चढ़ना, पौधे की जड़ों से जल का इसके फॉलिक की ओर बढ़ना। यही कारण है, क्योंकि इसमें केवल केशिकत उदाहरण नहीं है, और भी कारण होते हैं, देखते हैं। दैनिक जीवन में केशिकत अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे सोखते द्वारा स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े के जल के बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप के बत्ती के तेल का चढ़ना आदि। पौधे की जड़ों से जल इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, ससंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी है, तो इसलिए केवल एक कारक उत्तरदायी नहीं है। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण किरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ता है। आगे आते हैं। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो इसका आकार क्या होगा? तो इसका आकार बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह पर जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर का दबाव कम होता जाएगा। पानी के दबाव से तो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो बढ़ता जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायुदान में कमी के कारण निकलने लगती है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो पास्कल के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दशा इंगित करती है? कौन सा? तूफानी। कौन सा? तूफानी मौसम को दशा इंगित करती है, जब अचानक गिरावट होने लगेगी तो। आंसर है वायु तापमापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना, यह बताता है कि मौसम तूफानी होगा, क्योंकि तूफान आने के समय वायुमंडलीय दाब त्वरित गिरावट होती है। नीचे दिए छिद्र वाले फवारे के चित्र पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान देना है। चारों बंद है, इधर से खुला है। फवारे में कौन सा छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जा सकता है? तो फवारा नंबर 1 से। क्यों? क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ेगा, इसमें ज्यादा तेजी से आएगा। D1। किसी फवारे में छिद्र को निकल, तो क्वेश्चन है वो प्रायोगिक उत्तर पे देख लीजिएगा। एक तरल किसी सिलेंडर पाइप में धारारेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड का प्रवाह परिच्छेद प्रोफाइल होगा। इसमें कौन सा प्रोफाइल होगा? ए वाला होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा या डी वाला? इसे दिया है, तो इसका आंसर डी होगा। डी में इस प्रकार का है, बीच में ज़्यादा होगा और बाहर बाहर कम होगा। आइए आगे देखते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता में क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव की श्यानता घटेगी, क्या होगी? घटती हुई। जैसे जैसे गर्म कीजिएगा वो फैलती जाएगी तो श्यानता घटती जाएगी। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? सबसे ज़्यादा श्यानता शहद में होती है। बार बार पूछा जाएगा प्रश्न है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित सबसे ज़्यादा अधिक श्यान कौन सा होता है? तो शहद में होता है। श्यान मतलब गाढ़ा होता है, गाढ़ापन। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, ये तो नहीं होनी चाहिए। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, सही है। इसका उत्तर होगा डी। ये गलत है, परंतु आर सही है, ठीक है। जैसे जैसे किसी भी तापमान बढ़ेगा तो उसकी श्यानता घटेगी ही, ठीक है। आगे आते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। यदि वस्तु की मात्रा भी बदल जाए तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगर एक ही वस्तु रहेगी, मात्रा कितना हो बदल जाए, उसका घनत्व बदल एक ही रहता है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशित हो जाती है, किंतु उसके तल में द्रव अवस्था में बना रहता है। किस कारण से होता है? ऐसे जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है, ठीक है, इस कारण से होता है। शीतकाल में जब झील ऊपरी सतह पर पानी बर्फ के बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से परे सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी जमता नहीं है, बल्कि उसी अवस्था में रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है।
जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया तो इसका आयतन क्या होगा? तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, क्योंकि 4 डिग्री पर अधिक घनत्व होता है। पहले घटेगा, पहले घनत्व आयतन, अभी घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटता जाएगा। ऐसे में आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ेगा आगे जाके। आगे का प्रश्न देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। 9 डिग्री से 3 डिग्री, हाँ पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये सही होना चाहिए। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि 9 डिग्री से 4 डिग्री तक आएगा तो पहले बढ़ना चाहिए उसको। आयतन है ना, घनत्व घनत्व बढ़ता है, पहले आयतन घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, घनत्व बढ़ता है तो आयतन घटता है। तो 9 डिग्री से 4 डिग्री आने पर वो आयतन घटेगा और फिर बाद में बढ़ने लगेगा। आगे देखते हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। किसी ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, प्लस वाले पे, ठीक है। जल का अधिकतम तापमान घनत्व होता है, केल्विन में पूछ रहा है तो 277 केल्विन पे, ठीक है। 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 4, ठीक है। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन में परिवर्तित हो जाता है? तो इसे गर्म करना होगा V1/V2 T1/T2 सूत्र से, इस तरीके से 327 डिग्री सेल्सियस पे। निम्नलिखित में से कौन से गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम तापमान और उच्च दाब पर अगर रखा जाए तो ये द्रवीकृत हो जाएगी। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो अवगाड्रो के नियम के अनुसार, ठीक है, अवगाड्रो के नियम के अनुसार। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? कंटेनर का आयतन बढ़ाने पे बढ़ सकता है। कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर यह भी बढ़ सकता है। कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ने से नहीं, हवा का दबाव बढ़ेगा अगर तो दूर आएंगी, नजदीक आएंगी। कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर केवल 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 होगा, ठीक है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ठीक है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, कम होगा इसलिए होगा, ठीक है। इसमें ये सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। लोहे की कील पर पारे क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति प्रति अनुकूल कम होती नहीं। लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है नहीं। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, इसलिए घनत्व के कारण यह तैरती रहती है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई की नोक नुकीली होती नहीं। जहाज सपाट होता है नहीं। जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चालन नहीं। सुई की अपेक्षा घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी की अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। पानी ज्यादा हटाएगी जहाज, सुई की अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से ज्यादा होता है। सुई का घनत्व ज्यादा होता है जितना पानी हटाता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो तैरती है आपको पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या पानी की सतह के से ऊपर भारी हो जाती है। जब पानी में रहेगी तब तक हल्का महसूस होगी। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इस जल में भार होगा। भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो 200 ग्राम भार होगा। आगे देखते हैं। आगे है कि बादलों में के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो बादल क्यों वायुमंडल में तैरते हैं? घनत्व के कारण। कम घनत्व होगा तो वायुमंडल में तैरेंगे, वायुमंडल से उसका घनत्व कम होता है। समुद्र के प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/9 भाग रहता है, ठीक है। 1/9 भाग ऊपर रहता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उतना ही रहेगा लगभग, क्योंकि 1/9 भाग ऊपर ही रहता है, बाकी 8/9 भाग डूबा रहता है, तो इसलिए कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, जल स्तर नहीं बदलेगा, ठीक है। जल स्तर नहीं बदलेगा क्योंकि पानी ज्यों का त्यों रहेगा। पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से पर शरीर तैरता है,
यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो डूब जाएगा, शरीर डूब जाएगा, क्योंकि पानी का घनत्व अधिक रहता है उस टाइम पे। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। नहीं, समुद्री जल नमकीन होता है तो उसका घनत्व अधिक होता है, इसी कारण से। आगे आते हैं, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होगा? तो हाइड्रोजन में। ठीक है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? कुछ ऊपर उठ जाएगा। क्यों? घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। ए और आर दोनों सही है, कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अब आते हैं लाइट सेक्टर का देखते हैं। सीधे क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, उसके अनुसार हम लोग डिस्कशन भी करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में बताएं, आवश्यक सुधार हम जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लाइट का। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? जो खुद से प्रकाश नहीं देता है उसको दीप्त पिंड नहीं कहते हैं। जो खुद से प्रकाश देता है उसको दीप्त पिंड कहते हैं। तो चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी 200 से 280 न्यूटन एनएम में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पराशर में दिखता है? सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पराशर में दिखता है? तो इसका पराशर होता है 400 से 700 एनएम। ठीक है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का पराशर 100 नैनोमीटर से 10⁻6 एनएम तक विस्तृत है। इसे सौर विकिरण का पराबैंगनी विकिरण परास 100 एनएम से 400 एनएम, दृश्य प्रकाश परास 400 एनएम से 700 एनएम तथा औरत परास 700 एनएम से 10�6 एनएम में विभाजित किया जा सकता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्यमान प्रसार होता है। तो दृश्य प्रकाश 390 से 780 या 400 से 700 माना जाता है। ठीक है, जो प्रकाश दिखता है उसका पूछ रहा है पराशर। आगे देखते हैं, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना सीमा होता है? तो 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है। आगे, मानव आंख दृश्य प्रकाश में जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है तो ये होगा 5500। ये पराशर दे दिया है 3900 से 7600, तो उसका औसतन निकालेंगे तो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए पराशर सही होता है। निम्नलिखित रंग में से किसके आंख की सुग्राहता किनके लिए सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा के लिए अच्छा होता है आंख के लिए। कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। भाई, सुग्राही होता है। ठीक है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ये गलत है। पीला और क्या दिया था? पीला और हरा के लिए सुग्राही होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है, क्यों चलना प्रतीत होता है? प्रकाश का तरंग बहुत छोटा होता है, इसलिए नहीं पता चलता है कि वो सीधी चल रही है कि टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। सही बात है। ध्वनि का वेग से अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। नहीं, प्रकाश का वेग अधिक होता है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। बिल्कुल नहीं। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। बिल्कुल नहीं। अब तक ज्ञात गति में सबसे अधिक गति प्रकाश की होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। आगे आते हैं, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? तो भैया आइए पढ़ते हैं। प्रकाश एक प्रकार की चुंबक विद्युतीय ऊर्जा है जिसका माध्यम में प्रकाश के वेग उस माध्यम में प्रकाशित घनत्व पर निर्भर करता है, जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशित घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके प्रकाशित घनत्व का संकेतक होता है। वायु का प्रकाशित घनत्व उसके ताप दाब आर्द्रता पर निर्भर करता है। अतः वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशित घनत्व तापमान एवं दाब पर निर्भर करता है। तो भाई साहब, इसमें दाब घनत्व और ताप तीनों पर निर्भर करेगा, स्वतंत्र नहीं होता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन लगाना था इसको, इसमें एक से अधिक देता तब लगाते हैं हम लोग। ठीक है। आते हैं, हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है। बिल्कुल सही है। हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है। यह बात सही नहीं है। एक कथन सही है, कथन दो गलत है। ठीक है। आगे आते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम होगा निर्वात में। ठीक है, निर्वात से इसमें कोई बाधा नहीं आती। प्रकाश की गति अधिकतम होगी निर्वात में। ठीक है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी?
कांच, जल, निर्वात, वायु। तो कांच से जाते हुए न्यूनतम होगी क्योंकि इसका रुकावट करोगे। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 सेकंड, 5 मिनट लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लगता है 8 मिनट का। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। निम्नलिखित किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है अब तक ज्ञात तथ्यों में। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या है? वेग और आवृत्ति दोनों प्रभावित होती है, तरंगदैर्घ्य प्रभावित नहीं होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा। वेग और आवृत्ति प्रभावित होगी, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहेगा। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है और तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम से जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? आवृत्ति अपरिवर्तित, आवृत्ति अपरिवर्तित। ध्यान रखिएगा, अस्य आवृत्ति, अस्य अपरिवर्तित। ठीक है, जबकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति। हम लोग याद किए हैं आवृत्ति, अस्य आवृत्ति, अस्य अपरिवर्तित। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है। किससे भाई? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ठीक है, बढ़ जाएगी चाल। यह अविलंब से दूर हट जाती है, ये देखेंगे बाद में, ये भी सही है, अविलंब से दूर हट जाएगी। इसकी चाल बढ़ जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, बिल्कुल नहीं। इसकी चाल घट जाती है, नहीं घटेगी। इसकी चाल घट जाती है, बिल्कुल नहीं घटेगी। पहला ही गलती हो गया। आगे चलते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है? तो जाहिर सी बात है, बहुलित परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण। ठीक है, दोनों होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो भाई जाएगा हीरे से कांच में, हीरे से कांच में, यानी ज्यादा घनत्व से कम घनत्व में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आगे देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? इसकी आणविक संरचना के कारण? बिल्कुल नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हमेशा याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसे अति उच्च पारदर्शिता होती है? बिल्कुल नहीं, उसकी अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं, अति उच्च माना ही जाएगा। आगे देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो इसमें देखना है हमको। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। बिल्कुल। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है? बिल्कुल नहीं, अधिक होगा, इसलिए कम होगा, इसलिए सी होगा। ऐसा ही, परंतु यार गलत है। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तंतु प्रकाश संचार के संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। ठीक है, विचार कीजिए। तंतु प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधक से मुक्त होती है, ये भी ठीक है। भारत में प्रकाशीय तंतु निर्माण के लिए रिलायंस उद्योग समूह संबंध है, इन कथनों पर सही क्या है? आइए देखते हैं 37 का। ए में क्या है? एक करंट बेसिस भी है, 1 2 3 सही है, चौथा सही नहीं है। आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करेगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, नहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को सकल आंतरिक। मृग मरीज का कारण क्या है? जाहिर सी बात है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सब क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे हुए। मृग मरीज का बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, प्रकाश परावर्तन, प्रकाशीय अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? ये बनती है 1 और 3 के कारण, यानी स्थलीय तापमान और प्रकाश अपवर्तन के कारण। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना से ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि अन्य तीन की तुलना में सबसे ज्यादा रोशनी परावर्तित करता है। आइए आगे देखते हैं। ये 2026 का लेटेस्ट साइंस का घटनाचक्र है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्जीवित करने की तकनीक का नाम क्या है? यह है होलोग्राफी। क्या है? होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं होलोग्राफी का। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे जनित करना कहलाता है, क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। क्या है? रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यमों की। ठीक है, किसके? सभी पारदर्शी माध्यमों के। आगे देखते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या चीज? लेजर बीम। क्या चीज? लेजर बीम का प्रयोग। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। अति चालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। इनमें से कौन से सही हैं? इनमें से कथन सही हैं आपको 3 और 4। अब देखते हैं। चूंकि प्रकीर्णन या विचलन, आगे देखते हैं। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ये गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है इसका। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेग को परावर्तित होती है? यानी न्यूरल इम्पल्स, यानी अक्षपट पर, रेटिना पे। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। आगे देखते हैं। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? उल्टा एवं छोटा। उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, और छोटा भी। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास सटीक होता है। पुण्य सूर्य ग्रह के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों में निम्न घटकों से किस एक का कारण होती है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। ठीक है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका तापमान। जितना अधिक रंग के अनुसार उसका तापमान निर्धारित होता है कि किस रंग से किसका तापमान कितना होता है। आगे देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो विसरण का कारण धूलकण। धूलकण पर पड़ता है तो उसको विसरित कर देती है, इसलिए वायुमंडल में विसरण का कारण धूलकण है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किसकी वजह से होता है? तो धूलकण की वजह से विसरित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो उसके तरंगदैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। सही कथन है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से अधिक ज्यादा होता है। तो यह सही कथन है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? तो सबसे लंबा लाल प्रकाश का होगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है जिसका तरंगदैर्ध्य परासमान 650 nm से 700 nm होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है जिसका तरंगदैर्ध्य मान 400 से 450 nm तक होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला ये वेवलेंथ वाला बैंगनी रंग का होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लाल। दृश्य वर्णन में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला तरंग है, सबसे कम बैंगनी वाला है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा होगी आपको नीला प्रकाश में। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश की किरणें में बैंगनी एवं तदुपरांत जामुनी और नीले रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है।
इसलिए प्रस्तुत चारों रंगों में प्रकाशों में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की निम्नतम होती है। मतलब तरंगदैर्घ्य जितना लंबा होगा तापमान उतना ही कम होगा। ठीक है, आइए, सफेद प्रकाश में उपस्थिति में निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित होगा लाल रंग। क्यों? तरंगदैर्घ्य उसका ज्यादा है। आगे देखते हैं, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ये तो सही है, आर सही है। ये गलत है किंतु आर सही है। सबसे कम ऊर्जा होती है लाल रंग के प्रकाश और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है लाल रंग के प्रकाश। ठीक है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण क्या है? प्रकाश का विवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमने पढ़ लिया है। अब प्रकाश का विवर्तन यानी कोणों पर जब पड़ता है तो ज्यादा दूर तक छिटक देता है, तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश के पड़ने के कारण हमें कुछ देर पहले ही सूर्योदय का एहसास दिखाई देता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्त दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन के कारण है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। रात के समय में खुले आकाश के तारों का टिमटिमाना किसे समझा जा सकता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको समझा दो फिर भी समझ में नहीं आता है, बार बार मैसेज करते रहते हैं। क्या कीजिएगा, लड़कियां हैं, जिद करते रहती हैं किसी मामले में। गर्लफ्रेंड नहीं है, दोस्त है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होती है, क्यों? क्योंकि इसकी तरंगों की लंबाई सर्वाधिक होती है और ज्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये तो गलत लग रहा है हमको। अच्छा, व्याख्या भी करता है। आगे देखते हैं, प्रकीर्णन कम होता है, मैं कहने का मतलब कि विकिरणन ज्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है। यानी सिकुड़ता कम है, विकिरण विक्षेप ज्यादा होता है, दूर तक जाता है। बिछड़ता मतलब बिखरता कम है, वो सीधा दूर तक जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे तो नहीं है, नीचे नहीं। आइए आगे देखते हैं। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बिछड़ता कम है। ओके, आगे देखते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा तो ज्यादा तक बिखरेगा, इसलिए वो ज्यादा नीला दिखाई देता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में बिल्कुल नहीं। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, बिल्कुल नहीं। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है। वायुमंडल दीर्घ तरंगों को लघु तरंगों की अपेक्षा अधिक आकर्षित करता है। तो 20 का अंतर लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ठीक है, तो ये लघु तरंग है इसलिए कम विचलित होती है। आगे देखते हैं। आकाश का नीला रंग के कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण। आगे देखते हैं। आकाश का नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी सही है। ये भी सही नहीं है क्योंकि यांत्रिक परावर्तन होता है इसका। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण क्या है? या प्रकाश का प्रकीर्णन। एक और 3 सही है। आगे देखते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन और निधि संबंधी पूर्णांतिक प्रवर्तन के कारण। ठीक है, कथनों पर विचार करिए। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, बिल्कुल सही। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है, दोनों सही है। कथन और कारण की व्याख्या भी करता है। आइए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा? काला दिखाई देगा, पहले ही बता दिया था उसमें। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है काला। ठीक है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, अधिक गहराई के लक्षण के कारण, बिल्कुल नहीं। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों?
ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। बिल्कुल राइट। एक मिनट, तो आइए आगे देखते हैं। हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर क्या करता है, परावर्तित करता है। तो ये सही है, और परावर्तित करता है हरे रंग को। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्में दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है। घटना का क्या कारण है, तो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। ठीक है। मान लीजिए पृथ्वी के पश्चिगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की वेग 2/10 है। रॉकेट यान के स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपक को किस रंग का दिखाई देगा? नीला। नीला। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। आगे देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। वो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। कार के पीछे से यातायात के दृश्यावलोकन। कार के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार के पीछे वाले उत्तल दर्पण के लिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर होता है, किंतु उसकी स्थिति कैसी होती है? तो वक्रता केंद्र पर होती है। कैसी? वक्रता केंद्र पर। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य क्या है कि दर्पण अवतल है। अवतल रहेगा तब भी बड़ा दिखाई देगा, उत्तल रहेगा तो छोटा दिखाई देगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग, क्योंकि बड़ा देखना होता है। खोज बत्ती की दर्पण जो प्रयुक्त होती है वो क्या कहलाती है? नत्तोदार दर्पण। क्या है? नत्तोदार दर्पण। कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती आदि में परावर्तक के रूप में अवतल या नत्तोदार दर्पण, अवतल दर्पण को ही नत्तोदार दर्पण कहा जाता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती से समानांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। ठीक है। कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या है? अवतल दर्पण। हेडलाइट में अवतल दर्पण और पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। दंत विशेषज्ञ का शीशा कैसा होता है? नत्तोदार यानी उत्तल अवतल दर्पण। नत्तोदार अवतल दर्पण। तो रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से कौन सा प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? व्याख्या देखें। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों तारों की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कान नाक एवं गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्यों नहीं लिखा? अवतल लेंस है। अच्छा, दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसमें नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी की दांत की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है? ऊपर उजला नीचे काला होना चाहिए। ऊपर से परावर्तित कर देगा और नीचे काला इसलिए होना चाहिए, नीचे काला इसलिए होना चाहिए कि परावर्तित ऊष्मा कर देगा और नीचे से काला रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठंडक महसूस होगी। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। आगे देखते हैं। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस पर व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता बढ़ती है। विभेदन क्षमता बढ़ेगी व्यास अगर बढ़ाया जाएगा तो। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। पूछा गया 11वीं यूपीएससी में। ठीक है। इसे देख रहे हैं 11वीं यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है, तो इसे क्या लगता है आपको लेटेस्ट ये है? जब दो समानांतर दर्पण के बीच की कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितना होगी? अनंत होगी ना, अनंत होगी। आगे देखते हैं।
प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर दो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये बनेंगे अनंत। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से गुणित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना डिग्री होगा? तो 2 थीटा डिग्री से होगा। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान के अधिक हो जाता है तो अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता है। प्रकाश अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी देता है। आगे देखते हैं, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों का अलग करने का तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? बैजानी, हपी, नाला, नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, पीला। जब धूप की बूंदे पर गिरती है जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? तो भौतिक परिघटना क्या जिम्मेदार है? 1, 2 और 3। परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों जिम्मेदार है। कौन? परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण संभव है। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में दिखाई देता है? कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? ठीक है, तो मध्य में हरा, बैजानी, ह, पी, नाला, 7 क्रम है। बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यहाँ देखिए इस प्रकार है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, बैगनी, जामुनी, बैजानी, ह, पी, नाला। ठीक है, तो हरा बीच में होता है। इंद्रधनुष के दोनों इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णभट्ट की होती है क्या? बैगनी और लाल। एक तरफ बैगनी एक तरफ लाल होता है, बैजानी, हपी, नाला। ठीक है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? 12 बजे के लिए इंद्रधनुष नहीं बनेगा। ठीक है, पूरब रहेगा तो पश्चिम में दिखाई देगा, पश्चिम रहेगा तो पूरब में दिखाई देगा। निम्न में से कौन सी छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? कौन है? प्रकाशकारी जी, देखिए प्रसार। ये भी 17वीं बीपीएससी का है, ध्यान रखिएगा। कौन सा छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। ध्रुवण नहीं है, विवर्तन नहीं है, व्यतिकरण नहीं है। ऋजुरेखीय प्रसार का मतलब सीधी रेखा में जाती है, वस्तु पर पड़ती है, उसके पीछे उसका छाया बनने लगता है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने के कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण ये दिखाई देता है। स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, गाना है, ठीक है, भोजपुरी का। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी प्रतीत होगी। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी और झुकी होने का आभास देता है। ए रही हुआ इसका, ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। छड़ी के जल तिरछी स्थिति में डुबोने से आगे चलते हैं। जल को छड़ी की तिरछी स्थिति में डूबने पर छड़ी छोटी तथा जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब छड़ी को डूबे हिस्से के चलने वाली किरणें जल की सतह पर पहुंचती है तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से दूर हटकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है, इस प्रकार कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल के तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा दिखेगा। इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, तो ये भांति व्यवहार करेगा अवतल दर्पण, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, क्या चीज व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति? जल में वायु का बुलबुला। ठीक है, आगे चलते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किसके? अपसारी लेंस के जैसा। ठीक है, आगे देखते हैं। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए, इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा? तो कांच के समतल चादर की भांति। 2 को उल्टा रख दो तो समतल बन ही जाएगा। इसमें कौन सी? आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है, ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होनी चाहिए? 0.75 मीटर। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, आगे आइए। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब उत्पन्न करने का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए दूर में उत्तल लेंस। ठीक है, दू से दूर हो गया। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कथनों का प्रयोग करें। इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस दोष के टीका के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? पढ़ने के काम आने वाला ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो वो बनते हैं उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न का कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस। नक्सोदार यानी कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस को होता है। अवतल अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग करके। ठीक है, आगे चलते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग। देखिएगा, दर्पण न मार दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल और उत्तल लेंस द्वारा। ठीक है, एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र में अंधेरा कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समझ के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता, बाद में धीरे धीरे चीजें दिखने लगती है। ठीक है, तो इसका उत्तर नहीं दिया है। इसलिए कारण परिवर्तन लेंस के व्यास के फोकस में परिवर्तन होता है। रेंडोप्सिन के विरंजक या पुनः विरंजन होता है। आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होता है। नहीं, आगे देखते हैं। इतना दिया है तो बाद में देखेंगे। आंखों में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। ओके, आंख के लेंस की फोकल दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है? तो सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? एक मृग तृष्णा का प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। सर्च लाइट से उत्पन्न अवतल दर्पण सीधा डी पे आते हैं। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान या नाक के गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सही नहीं है क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर में स्पष्ट दिखाई देता है अगर दूर रहे वस्तु तो। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोफ्टर्म। किसमें? डायोफ्टर्म। लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। बार बार पूछा गया है। वो 25 सेंटीमीटर वाला और डायोप्टर वाला। यदि किसी ऐनक लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, दो झिरियाँ 1 मिलीमीटर दूरी बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिज अंतराल कितना होगा जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाला नीला हरा प्रकाश? कौन पूछ दिया यार, बहुत लंबा है। 0.5 इक्वेशन बेसिस्ट है। कैमरे का द्वार और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन विमय विभास? ये कौन पूछा? 1994 में पूछा है। लग रहा है साइंटिस्ट बैठा है क्या पीसीएस में ऐसा सवाल पूछता है। अरे अप्लाइड पूछो ना भाई। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है? तो एक फिल्म की तुलना की जाती है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से तुलना की जाती है। आगे देखते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है क्या है? परितारिका नहीं, दृष्टिपटल यानी रेटिना। रेटिना को दृष्टिपटल कहा जाता है। हमको भ्रम था कि रेटिना को परितालिका कहा जाता है, लेकिन रेटिना दृष्टिपटल हिंदी होता है। यही तो दिक्कत है।
मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पे, ठीक है। दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है रेटिना के पीछे बनने लगता है। दृष्टि दोष अगर कोई भी होता है तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। आगे देखते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह मतलब परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। 3 आधारभूत रंग कौन से हैं? लाल, हरा और पीला। ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बेसिक कलर है लाल, हरा और पीला रहते हैं। इसे मिश्रित करके विभिन्न कलर टेलीविजन में बनाए जाते हैं। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिन्हें टीवी पर्दे पर दिखाया जाता है? लाल, हरा और पीला। एलपीएच, क्या? एलपीएच, लाल, हरा और रंग प्रकट होते हैं। इसमें लाल, हरा और नीला दिया है। क्या बात है भाई, इसमें लाल, हरा और नीला है, ठीक है, सॉरी। नीला है, नीला है, क्या है? नीला है, नीला है, क्या? नीला है। नी से नीला हो गया, ला से लाल हो गया, नीला है, नीला है, ठीक है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश पुंजे का स्थान पर जड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद हो जाएगा। तीनों मिल जाएगा ना, सफेद हो जाएगा। नीला मिल जाएगा एक की जगह तो सफेद रंग बना देगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? नीला छोड़ दो, नीला हो छोड़ दो, पीला हो, काला, काला नहीं है। एक बार और देखना पड़ेगा भाई। इनको मिलाने से द्वितीय रंग पीला और मेजेंटा बनता है। भाई साहब, पीला भी इसमें नहीं है, काला ही क्यों मारा? देखते हैं। प्रकाश के 3 मूल प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। इनको मिलाने से द्वितीय रंग पीला और मेजेंटा का निर्माण हो सकता है। एक प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग जोड़ने के एक दूसरे के पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंग अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफेद रंग की प्रकाश उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं। 3 रंग मूल रंग हैं, एक कौन सा है? नीला, 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 ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन है जनाब। यदि मेजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग लाल होता है। बिल्कुल नहीं, सफेद हो जाएगा। यदि सायन और मेजेंटा, भाई साहब साइंस का मामला है, दोनों सही है। सूचित कीजिए कौन कौन संयोजन से कौन सा बनता है। ये तो बड़ा ट्रिपिकल क्वेश्चन है। फिर भी इसका आंसर ये होगा, ए का 2 मेजेंटा बनेगा लाल और नीला मिलाने से। बी का 3 नीला, हरा और सफेद मिलाने से बनेगा टील। कौन इतना मारेगा, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता भी नहीं सकता, क्यों पछड़े में पड़ना है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। निम्न रंगों के विषम पहचानिए। हरा, लाल, पीला, भूरा को हटा दीजिए क्योंकि ये प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है। परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का आबाम, साइज ऑफ द सन एट डस्क। उष्ण काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपरोक्त में से कौन दृष्टि भ्रम है? दृष्टि भ्रम है 1, 2 और 4। गोधूली में सूर्य का अमाप बड़ा दिखाई देता है, भी वही है अमाप। उषा काल में सूर्य का रंग डाउनफॉल में। और 4 है कि आकाश में तारों का टिमटिमाना है, भ्रम है। आगे देखते हैं। उष्मा और उष्मा गतिकी, देखते हैं आगे इसका क्वेश्चन। उष्मा और उष्मागतिकी का भाई साहब क्वेश्चन है, देखेंगे। आप तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपको ऐसा लगे सुधार के लिए तो उसे हमें सुझाव जरूर भेजें। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से अधिक पोषक स्तर पर जाने से कम होता है, इसमें निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ठीक है। आगे देखते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु हिंदी में कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है? विकिरण के लिए आवश्यकता नहीं होती है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, गैस द्रव में संवहन द्वारा हो सकता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय से एक तरल गर्म एवं ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है।
ए और बी दोनों सही है कि संचालन और संवहन एवं विकिरण से। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप पर पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों? वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। या फिर वाष्प अधिक ज्वलनशील होता है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है, इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्थित वाष्प में जलना वाष्पीकरण की ज्यादा गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक होता है। भाप में जलना ज्यादा खतरनाक होता है वायु से जलने से। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। कौन? लिजेंट हीट, लेटेंट हीट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल की ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है? बिल्कुल नहीं। बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है? बिल्कुल नहीं। वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पीकृत कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली में ऊष्मा का निरसन होता है। बिल्कुल सही है तीसरा नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 100 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापमान से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 720 में 720। आगे देखेंगे कल की वीडियो में। आप तक यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 11 से लेकर आगे चलेंगे। थैंक यू।